अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड इन इंडिया, कि इंडिया में फेडरलिज्म कैसे प्रैक्टिस होता है। तो सबसे पहला पॉइंट है इसका लिंग्विस्टिक स्टेट्स की, जो हमारे स्टेट्स डिवाइडेड है इंडिया में, किसके बेसिस पर डिवाइडेड है, लैंग्वेज के बेसिस पर डिवाइडेड है। लिंग्विस्टिक का मतलब ही लैंग्वेज होता है। उसके अलावा और जो जितने भी स्फेयर्स होते हैं जैसे कि एथनिक, कल्चर, इन सब के बेसिस पे भी हमारे इंडियन स्टेट्स को डिवाइड करा गया है। किस लिए? ताकि हर किसी की वैल्यूज को रिस्पेक्ट करा जाए। डिफरेंट लैंग्वेजेस, एथनिक्स, ज्योग्राफी एक्सेट्रा, इसके बेसिस पे हमारे पूरे लैंग्वेज हमारे पूरे इंडिया को डिवाइड करा गया है। उसके अलावा अगर आप पहले देखोगे कि हमारे 1947 यानी कि एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस और अब प्रेजेंट में 2026 में हमारे जो इंडिया है हमारा, उसका मैप कितना ज्यादा चेंज हुआ है। उसके पीछे का रीजन ही ये है कि पहले हम लोगों ने जैसे बांटा वैसे वर्कआउट नहीं हुआ, तो हम लोगों ने फर्दर चेंजेस हमारे इंडियन मैप में, हमारे इंडियन स्टेट्स में डिफरेंसेस को लाया और उनको फिर बांटा। अब लिंग्विस्टिक मेजोरिटी क्या होता है? लिंग्विस्टिक मेजोरिटी का मतलब बेसिकली ये होता है कि आपकी जो कौन सी लैंग्वेज है जो डोमिनेट करी है, जो मेजोरिटी में है। तो इंडिया में तो हमें पता है वो है हिंदी लैंग्वेज है, लेकिन स्टिल हमने हिंदी को एज अ नेशनल लैंग्वेज डिक्लेयर नहीं करा, क्योंकि उससे दूसरी लैंग्वेज, अब देखो आप देखो 40% जो इंडियंस हैं वो क्या बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं, लेकिन बाकी जो 60% लोग हैं वो क्या बोलते हैं, और लैंग्वेजेस बोलते हैं, अदर लैंग्वेजेस बोलते हैं। यानी कि वी हैव 21 मोर लैंग्वेजेस, 21 लैंग्वेजेस और है हमारी इंडिया ये हिंदी के अलावा। तो अगर हमारी और लैंग्वेजेस, अगर हम हिंदी को नेशनल लैंग्वेज बना देते तो बाकी सबको तो ये ठीक नहीं लगता ना, बाकी सबको तो यही लगता कि हमें कोई वैल्यू नहीं कर रहा। तो इसीलिए टोटल वी हैव 22 शेड्यूल लैंग्वेजेस, यानी कि हिंदी प्लस 21 अलग लैंग्वेजेस। मेजोरिटी में हिंदी है, लेकिन स्टिल वो एक नेशनल लैंग्वेज हमने डिक्लेयर नहीं करा। नेशनल क्या होता है? नेशनल लैंग्वेज का मतलब जैसे कि हमने किसी भी रिलीजन को नेशनल रिलीजन नहीं डिक्लेयर कर रखा, हमने खुद को क्या बोल रखा है, दैट वी आर सेक्युलर स्टेट। हमारा इंडिया जो है वो क्या है, एक सेक्युलर स्टेट है, एक सेक्युलर नेशन है। तो ऐसे ही हमारा इंडिया में कोई मेजोरिटी लैंग्वेज नहीं है कि हमने किसी एक को दर्जा दे दिया हो नेशनल लैंग्वेज का, ऐसा नहीं है। सारी लैंग्वेजेस को इक्वल दर्जा दे रखा है। उसके बाद हम आते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज में। हाँ, ऑफिशियल का मतलब होता है जो ऑफिस में वगैरह में जो काम आती है, ऑफिशियल लैंग्वेजेस जो होती है वो कौन सी है। तो हमारी हिंदी और इंग्लिश है। इसमें मैं आपको एक बात बताती हूँ कि पहले हम लोगों ने सिर्फ हिंदी रखी थी, इंग्लिश को हटा दिया था। तो जो तमिलनाडु थे, यानी कि साउथ तमिलनाडु, ये सब बेसिकली तमिलनाडु में जो साउथ का एरिया था हमारे इंडिया में, उन लोगों को थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई, तो उन्होंने बोला कि नहीं, हम ऐसा नहीं चाहेंगे कि आप इंग्लिश को हटाओ, वी वांट कि आप हिंदी इंग्लिश दोनों को रखो, क्योंकि हम लोगों को हिंदी नहीं आती। ये बात आपको भी पता है कि साउथ इंडियंस हिंदी नहीं बोल पाते, तो इसलिए उन्होंने क्या बोला कि इंग्लिश को भी रहने दो। तो इसीलिए हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज अब दो है, पहली है हिंदी और दूसरी है इंग्लिश। तो सेंट्रल स्टेट रिलेशन, अब क्या होता है, सेंट्रल स्टेट की जो रिलेशनशिप थी वो पहले इंडिपेंडेंस के बाद एकदम से ठीक नहीं थी, बहुत ही खराब सी थी। क्योंकि जो मेजोरिटी में जो पार्टी आती थी ना, वो कौन सी थी, एक ही पार्टी थी इंडिपेंडेंस के बाद जो हमेशा जीतती थी, और वो थी कांग्रेस। तो सेंट्रल स्टेट के रिलेशन जो थे वो अच्छे नहीं थे, लेकिन धीरे 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 सेंट्रल स्टेट के रिलेशन इंप्रूव हुए। क्यों ऐसा क्यों था अच्छे नहीं थे? क्योंकि कांग्रेस थी, वो मेजोरिटी में आती थी। अगर बाय मिस्टेक किसी और स्टेट में कोई और लैंग्वेज, कोई और पार्टी जीत भी गई, तो कांग्रेस क्या करता था, उसको सप्रेस करती थी, कांग्रेस उसको दबाती थी और इनिशियली ऐसी चीजें कर देती थी कि वो अगली बार जीत ही नहीं पाती थी और कांग्रेस ही जीतती थी। आइडियल फेडरलिज्म, अब आइडियल फेडरलिज्म से हम क्या समझते हैं? आइडियल फेडरलिज्म का मतलब यही होता है कि जहाँ पे सेंट्रल और स्टेट की रिलेशनशिप अच्छी हो। फेडरल स्टेट होता है क्या, जहाँ पे पावर को इक्वली डिवाइड करा गया है, सबके पास इक्वल अपॉर्चुनिटीज है, सब लोग ठीक है, वही होता है ना फेडरलिज्म का मतलब। अब आइडियल फेडरलिज्म का मतलब है कि जहाँ पे सेंट्रल स्टेट अच्छे से काम करे, लड़ाई झगड़ा ना करे, उनमें डिस्प्यूट कन्फ्लिक्ट ना हो। अब हम आते हैं डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इंडिया। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है? डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है सेंटर से पावर लेके, स्टेट से पावर लेके लोकल गवर्नमेंट को पावर दे देना। तो पावर इज टेकन फ्रॉम सेंटर एंड स्टेट एंड इज गिवन टू लोकल गवर्नमेंट फॉर बेटर एडमिनिस्ट्रेशन। क्योंकि देखो, लोकल गवर्नमेंट को लोकल एरिया ज्यादा पता है, उतना सेंटर और स्टेट को नहीं पता जितना लोकल गवर्नमेंट को पता होता है। तो लोकल गवर्नमेंट उन स्पेयर्स पे, लोकल स्पेयर्स पे ज्यादा अच्छे से काम कर पाएगी सेंटर और स्टेट से। तो इसलिए सेंटर और स्टेट से पावर लेके किसको दे दी जाती है? लोकल गवर्नमेंट को। वाई? अब ऐसा क्यों होता है? बिकॉज लोकल गवर्नमेंट इज बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लोकल एरिया, नॉट मच इफेक्ट। अब क्या हुआ था, ज्यादा इफेक्ट में नहीं आता डिसेंट्रलाइजेशन, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आती थी, इतने कोई पावर मिल भी जाती थी तो भी सेंटर और स्टेट ही डोमिनेट करते थे। लेकिन फिर क्या हुआ, 1992 में बहुत ज्यादा मेजर स्टेप्स लिए गए डिसेंट्रलाइजेशन के लिए, यानी कि डिसेंट्रलाइजेशन को इंप्रूव करने के लिए कुछ स्टेप्स लिए गए थे। वो क्या थे? सबसे पहला रेगुलर इलेक्शंस एट लोकल लेवल। लोकल लेवल पे रेगुलर इलेक्शंस होने लगे, चेंज होने लगे जो भी था
सब कुछ एकदम इलेक्शन इतने अच्छे से होने लगे थे कि आप कभी कुछ गलत कर ही नहीं सकते थे उन इलेक्शंस में। उसके बाद रिजर्वेशन हो गई SC ST और OBCs के लिए, फिर 1/3 जो सीट थी वो किसके लिए रिजर्व हो गई, वो वुमेन्स के लिए रिजर्व हो गई। उसके बाद इंडिपेंडेंट बॉडी, अब एक इंडिपेंडेंट बॉडी बना दी गई स्टेट इलेक्शन कमीशन के नाम से हम जिसको जानते हैं, किसके लिए, फॉर पंचायत एंड म्युनिसिपल इलेक्शन, सिर्फ पंचायत और म्युनिसिपल इलेक्शंस के लिए इंडिपेंडेंट बॉडी बना दी गई कि बस आपका काम है इनसे इसका म्युनिसिपल का और पंचायत के इलेक्शंस लेना। स्टेट गवर्नमेंट विल शेयर, और अब एक और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट था वो ये था कि स्टेट गवर्नमेंट को अब अपना रेवेन्यू और पावर दोनों किसके साथ शेयर करनी थी, लोकल गवर्नमेंट के साथ शेयर करनी थी। थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट पावरफुल, इन इफेक्ट इससे क्या हुआ, हमारा जो थर्ड टीयर ऑफ गवर्नमेंट था, कौन सा है हमारा थर्ड टीयर ऑफ गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट। फर्स्ट है हमारा सेंटर, सेकंड है हमारा स्टेट और थर्ड है हमारा लोकल गवर्नमेंट। वो बहुत ज्यादा पावरफुल और वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव बन गया। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अब हम देखते हैं डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया के मेरिट्स और डीमेरिट्स, लेकिन उससे पहले हम देखते हैं कि डिसेंट्रलाइजेशन जो था वो एक बहुत ही अच्छा और सक्सेसफुल पार्ट बना हमारी डेमोक्रेसी में। मेरिट्स और डीमेरिट्स पे आता है, उसके क्या क्या मेरिट्स है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ लोकल पीपल की जो रिप्रेजेंटेशन थी वो बहुत ज्यादा बढ़ गई। उसके बाद विमेन्स की रिप्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई। 36 लाख इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स इन पंचायत, और कितने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव थे, 36 लाख। इतने की इतनी तो किसी कंट्री की पॉपुलेशन भी नहीं होती। गवर्नमेंट मोर डीपन, यानी कि गवर्नमेंट जो थी वो और ज्यादा डीप हो गई, वो और ज्यादा कीन हो गई हम लोगों के, मतलब वो तो सोचो ना, हमने पहले वाले चैप्टर में पढ़ा था ना कि जितनी पावर शेयरिंग होगी उतने ज्यादा अच्छे से हमारी गवर्नमेंट वर्क कर पाएगी। तो लोकल गवर्नमेंट के आने से हमारी गवर्नमेंट बेटर एडमिनिस्ट्रेशन हो गया हमारी गवर्नमेंट का। उसके बाद लोकल गवर्नमेंट जो थी वो बहुत ही एक सक्सेसफुल और एक एक्सपेरिमेंट था डेमोक्रेसी में जो सक्सेसफुल रहा। अब हम आते हैं डीमेरिट्स पे। क्या क्या डीमेरिट्स है डिसेंट्रलाइजेशन के, ग्राम सभा जो है वो इलेक्शंस रेगुलरली नहीं कर पाती, ग्राम सभा के लिए जो इलेक्शंस होते हैं वो रेगुलरली नहीं होते। स्टेट गवर्नमेंट्स हैव नॉट ट्रांसफर्ड सिग्निफिकेंट पावर्स टू दी लोकल गवर्नमेंट, यानी कि लोकल बॉडीज के पास अभी भी स्टेट गवर्नमेंट अच्छे से पावर्स लोकल बॉडीज को नहीं दे रही है, उनके पास अभी भी इंडिपेंडेंट पावर्स नहीं आई है। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ लोकल गवर्नमेंट पे। कितने टाइप्स की लोकल गवर्नमेंट होती है, 2 टाइप्स की लोकल गवर्नमेंट होती है। सबसे पहले रूरल लोकल गवर्नमेंट और दूसरी आपकी अर्बन लोकल गवर्नमेंट। रूरल लोकल गवर्नमेंट को हम बोलते हैं पंचायती राज और अर्बन लोकल गवर्नमेंट को हम बोलते हैं म्युनिसिपैलिटीज। अब रूरल लोकल गवर्नमेंट जिसको हम पंचायती राज बोलते हैं उसमें होती है सबसे पहले ग्राम सभा, ग्राम पंचायत सॉरी। अब ग्राम पंचायत होती है, ग्राम पंचायत एक या एक से ज्यादा विलेज की भी होती है। एक विलेज है उसमें एक पंचायत है, उसको हम बोल देंगे ग्राम पंचायत, लेकिन वो विलेज किसके अंदर आएगा, उस ग्राम पंचायत के अंडर आएगा। लेकिन वो विलेज बहुत ही छोटा सा है तो हम क्या करते हैं, 1-2 विलेजेस को और डाल देते हैं, तो वो तीनों विलेज जो है वो किसके अंदर अंडर आ रहे हैं, अब वो उस एक ग्राम पंचायत के अंडर आ रहे हैं। उसके बाद वार्ड मेंबर्स और सरपंच होते हैं। उसमें सरपंच जो होता है वो कौन होता है, वो हेड होता है किसका, उस पूरी पंचायत का, और उनके पास और इन सबके पास मिलकर क्या पावर होती है, डिसीजन मेकिंग पावर। अब आते हैं ग्राम पंचायत जो है वो किसके, अब इतनी सारी जो सारी ग्राम पंचायत है, लेकिन एक विलेज की ग्राम पंचायत दूसरे विलेज की, तीसरे विलेज की, चौथे विलेज की, सबकी अलग अलग है। 1-2 विलेजेस अगर साथ है तो उन दोनों तीनों की विलेजेस की एक साथ, फिर एक साथ, फिर एक साथ, ये सब ग्राम पंचायत मिलके क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं पंचायत समिति या फिर ब्लॉक समिति या फिर मंडल समिति। उसके बाद अब पंचायत समिति जो है, यानी कि पंचायत समिति, ब्लॉक, मंडल समिति, अब ये पूरे उसकी हो गई, अलग 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 विलेजेस का पूरा एक हेड हो गया। अब इन सबका जो हेड होता है, इन सबको जो कॉन्स्टिट्यूट करता है वो कौन होता है, जिला परिषद। यानी कि हमने समझा 3 लेवल्स हो गए, यानी कि एक लेवल, एक छोटा सा लेवल, एक बड़ा सा लेवल और एक उससे बड़ा लेवल हमारी गवर्नमेंट का, लोकल गवर्नमेंट पे अलग अलग लेवल्स का। तो सबसे पहले हमारा आता है विलेज लेवल जिसपे हमारी आती है ग्राम पंचायत। दूसरा आता है हमारा ब्लॉक लेवल जिसपे आती है हमारी पंचायत समिति या फिर ब्लॉक समिति या फिर मंडल समिति। और तीसरा होता है हमारा डिस्ट्रिक्ट लेवल जिसपे हमारा आता है जिला परिषद। अब डिस्ट्रिक्ट लेवल का जो हेड होता है वो कौन होता है, जिला परिषद चेयरपर्सन। और विलेज लेवल का तो हमने पढ़ा सरपंच होता है। ठीक है, अब हम आते हैं अर्बन लोकल गवर्नमेंट पे जिसको म्युनिसिपैलिटीज बोलते हैं। अब सिटीज और टाउन सिटी, यानी कि सिटी जो बड़े शहर होते हैं और स्मॉल सिटीज जिनको हम टाउन भी बोलते हैं वो छोटे शहर। अब सिटीज जो होते हैं उसमें म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस बोला जाता है इस पूरे सिस्टम को, और इसका जो हेड होता है वो होता है मेयर। ठीक है, अब टाउन और स्मॉल सिटीज में इसको क्या बोलते हैं, इस पूरे सिस्टम को बोला जाता है म्युनिसिपैलिटीज, इन सबको। और उसके बाद उसमें जो हेड होता है वो कौन होता है, म्युनिसिपैलिटी चेयरपर्सन। ठीक है, ये हमारा पूरा छोटा सा चैप्टर था, बहुत इजी चैप्टर है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है।